बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम इजलास जारी है और कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मरकूज़ हैं। मुआहिदे हैं, याददाश्तें हैं, इन समेत पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि मुस्बत चेहरा इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के हवाले से तफसील से हम गुफ्तगू करेंगे, मगर इसके साथ साथ ये भी बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से भी एक बड़ा बयान हमारे सामने आया है, जिसमें वे कहते हैं कि भारतीय वजीर आज़म में एतमाद होता तो वो खुद पाकिस्तान आते। जानता हूं कि भारतीय वजीर खारजा रह नहीं पाएंगे और दहशतगर्दी पर अपना बयानिया जरूर दोहराएंगे। ये भी उन्होंने बात की है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर इस मामले से हट के जो पाकिस्तान की दाखिली सियासत है उसके अंदर आईनी तरामीम हो जाए, वकला तहरीक हो जाए और PTI हो जाए, इन तीनों का शोर मुसलसल तेजी के साथ बरकरार है। तंजीमी इजलास के होते ही पार्लिमानी और खुसूसी कमेटी के इजलास भी गवर्नमेंट की सतह पर तलब कर लिए गए हैं और दूसरी जानिब सेनेट, कौमी असम्बली और विफाकी कैबिनेट के इजलास भी 17 अक्टूबर को तलब किए गए हैं। पाकिस्तान की सियासत के रंग ढंग क्या है, किस तरफ जाएगा ये सारा मामला, इसके ऊपर बात करेंगे। आमिर साहब, दाखिली सियासत पे बात होगी, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर हैं और बड़ी कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस वक्त जारी है पाकिस्तान के। जी बिल्कुल, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि टाइमिंग ऐसी है कि ये ऐसे मौके पे शंघाई ताउन तंजीम जो है ना, SCO की मीटिंग हो रही है कि जब दुनिया में इस वक्त बड़ी तनाव की कैफियत है और इस बात का ख़तरा है कि खित्ते की जंग या आलमी जंग ना हो जाए। ख़ास तौर पे इसराइल के इम्कान इस बात का होने का ईरान के ऊपर हमले की वजह से एक ताउन है। हालांकि ये एक मल्टीलैटरल फोरम है और जिसका बुनियादी फोकस जो है वो इलाकाई ताउन, कनेक्टिविटी उस पे है, इक़्तिसादी ताउन के ऊपर है। मगर यहाँ जो रूस की हवाले से भी जो बायलैटरल मीटिंग्स है उस पर लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र है और इसका एक कम्युनिके आएगा जो कि जनरली इसके अंदर, क्योंकि हर किस्म की अक़वाम है और इस न्यूट्रल सा होता है, मगर बार उस पर नज़र रखी जा रही है कि क्या इससे क्या मैसेज क्या निकलते हैं। मगर घूम फिर के होता ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो एक तनाव है, क्योंकि ये पाकिस्तान में हो रहा है, तो एक फोकस उस पर भी आ जाता है कि इंडिया पाकिस्तान में कोई ब्रेक थ्रू हुआ या नहीं हुआ। कोई छोटी सी बातचीत या हैंडशेक को भी बड़े गौर से देखा जाता है कि जनाब बॉडी लैंग्वेज क्या थी। तो ब्रेक थ्रू का तो इस वक्त बहुत ही कम इम्कान है, क्योंकि इंडिया ने आने से पहले ही बड़ा वाज़े तौर पे ये कह दिया कि जी कोई वो बायलैटरल मीटिंग जो है पाकिस्तान के साथ, इसका कोई इम्कान नहीं है। हाँ, उनकी बाकी मुल्कों के साथ अपनी बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे, मगर ये ऐसे मौके पे SCO की हो रही है, क्योंकि एक बड़ी बात है कि 10 साल बाद सुषमा स्वराज आई थी आज से 2015 में, जो है 9 साल पहले यहाँ आई थी, तो एक भारत के वज़ीर ख़ारजा आए हैं। एक लिहाज से तो एक बहुत बड़ी खबर है, मगर ऐसे मौके पे आए हैं कि जब इंडिया की एक रौनक कह लें आप कि उनके मिजाज में बहुत ज़्यादा सख्ती आई हुई है कि यहाँ तक कि ये बातें हो रही हैं कि वो सिंध ताश मुआहिदा जो कि 65-60 साल से यहाँ हमारे दरमियान में जंगें हुई, मगर मिसाल दी जाती थी कि इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध ताश मुआहिदा जिसे कहा जाता है, वो बरकरार रही। अब वो कह रहे हैं कि जब हम इसको रीनेगोशिएट करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर उन्होंने ये एक किस्म की एक वर्चुअल जंग की इब्तिदा होगी, क्योंकि अगर हमारा पानी रुकता है तो हमारी लाइफ लाइन रुकती है। सो ये इसका एक बैकग्राउंड है। दूसरा जो है उनका, क्योंकि कश्मीर में उन्होंने 370 जो शिक है उसको जो है तब्दील करके उसकी आइनी हैसियत तब्दील कश्मीर की कर दी है, लद्दाख को अलहदा कर दिया है और वो समझते हैं उसमें कामयाब हो गए हैं कि उन्होंने कश्मीर में इलेक्शन भी करवा दिया और इलेक्शन में अच्छा खासा टर्न आउट भी हो गया है। तो वो उनको ये भी लगता है कि हमने कश्मीर का मसला शायद काफ़ी हद तक जो है बेहतर कर लिया है। सो एक वो कॉन्फिडेंस है। तीसरा, उनकी इकनॉमिक माइट, ये एक हकीकत है कि 700 बिलियन के उनके रिजर्व्स $700 बिलियन के हो गए हैं और उसकी वजह से, इकनॉमिक सक्सेस की वजह से चौथे नंबर पे वो उनकी रिजर्व्स दुनिया में आ गए हैं। तो एक जब आपकी इक़्तिसादी तरक्की हो जाती है तो फिर उसके साथ भी एक मसल पावर भी आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। मगर फ़िलहाल ये है
कि इंडिया में हमारे एससीओ में उनका आना इतना गौर से नहीं देखा जा रहा। आज उनके यहाँ जो सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि कनाडा के साथ उनकी जो तनाव चल रहा है कि कनाडा ने उनके हाई कमिश्नर समेत 6 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है कि खालिस्तानी सिख के कत्ल के ऊपर, और उसके साथ अमेरिका और वो जो 5 आइज़ हैं उसकी सपोर्ट के साथ इंडिया ने टिट फॉर टैट किया है। उन्होंने भी उनके जो है ना 6 डिप्लोमेट्स निकाल दिए हैं। तो इंडिया में आज इससे खबर से नज़र हट के मैं उनका मीडिया देख रहा था, वो उस खबर की तरफ लग गए हैं, वो मसला उनके लिए ज़्यादा बड़ा हो गया है। हमारे यहाँ भी जो है, हालांकि ये मसला होना चाहिए था, एक पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज़ की बात है, जिस तरह आपने दाइये में कहा कि इतनी बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, 5 वज़ीर आज़म हैं, चाइना के वज़ीर आज़म हैं, 76 अफराद का रूस का डेलीगेशन आया है, बड़े मुआहदे हो रहे हैं चीन के साथ ख़ास तौर पे, और ईरान का यहाँ पे डेलीगेशन आया हुआ है। मगर हमारा भी ज़्यादातर मीडिया में देख रहा था आज, वो दाखिली सियासत के अंदर फंसा हुआ है, और उनको आप ब्लेम नहीं कर सकते कि अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की, मैं इसको क्या कहूँगा, एक गैर ज़िम्मेदाराना एक हरकत है कि आप पहले कह रहे थे पीटीआई को कि वो एहतजाज ना करें, जो उन्होंने, मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उन्होंने अपना एहतजाज कैंसिल कर दिया। हालांकि इन रिटर्न जो उनसे वादे किए गए थे, उनकी बड़ी एक जायज़ ख्वाहिश थी कि इमरान खान का एक डॉक्टर का मुआयना कर दें। अभी मुतज़ाद इतलाएँ आ रही हैं, गौहर खान जो उनके चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने कहा है कि जी मुलाकात हो गई है 2 डॉक्टर्स की, और वो वहाँ से तसल्ली बख्श रिज़ल्ट आ रहे हैं। मगर उनकी हमशीरा कह रही हैं कि ये जो डॉक्टर्स हैं ये हमारे डॉक्टर्स नहीं हैं, हमें इनके ऊपर एतबार नहीं है, तशवीश का इजहार किया जा रहा है। उनकी एक्स-वाइफ जमाइमा खान की एक ट्वीट आई है कि बच्चों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा, और एक बड़ी सूरत हाल है। तो वो इस माहौल में फिर हुकूमत ने मजीद ये किया है, कल एससीओ कॉन्फ्रेंस है, 3 बजे उन्होंने आईनी तरमीम के लिए इजलास बुला लिया। ये अजीब सी बात है। और भाई खुदा का वास्ता पहले ये एससीओ को निपटा लो, पहले वो कर लें, तो उसके बाद ये तरमीम का जो लड़ाई मारकुटाई करनी है ये बाद में हो सकती है। एक दिन आपका इंटरेस्ट है, हुकूमत का इंटरेस्ट है। मुझे लगता है इनकी शुरू से कोशिश थी, ये बाकायदा प्रवोक करना चाह रहे थे कि खुदा ना खास्ता यहाँ कुछ दंगा फसाद हो जाए ताकि पीटीआई बदनाम हो सके। कई दफ़ा मुल्क के कौमी मफाद से मुकद्दम जो है वो सियासी मफाद आ जाते हैं, और ऐसी ही सूरत हाल नज़र आती है कि ये उस तरफ ही करने जा रहे हैं कि इनको ये नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि दाखिली उसके अंदर हुकूमत तो तुली हुई है, और वो भी आज भी फॉर एग्ज़ाम्पल मौलाना फजल रहमान की और बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकातें हैं, गर्मजोशी के साथ हुई है। बिलावल भुट्टो वो बहरहाल जो है साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको भी कराची की बजाय यहाँ पे नज़र आना चाहिए था। इसके अंदर हुकूमती पार्टियों को, ये सपोर्टिंग पार्टीज़ है ना, ये एलाइज़ हैं गवर्नमेंट के, तो इनको बजाय, मगर वो भी तरमीम की तरफ लग रहे हैं, और एक तरफ उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि मुतज़ाद किस्म के पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हमारे फैसले हो गए हैं जेयूआई के साथ। जेयूआई की अब लेटेस्ट आई है, दिन के वक्त तो था कि हम आहंगी हो गई है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी अभी भी कुछ फ़र्क हैं। मगर वकला के कन्वेंशन में आज बहुत ही सख्त तकरीरें हुई हैं, और मोर और लेस तकरीबन कंसेंसस नज़र आता है तकरीबन पाकिस्तान के तमाम ही वकला में। बार कौंसिल, जो पाकिस्तान बार कौंसिल होती है, क्योंकि वो हुकूमत के साथ उसकी बड़ा अटैचमेंट होती है, इसलिए वो लेट ज्वाइन करते हैं, और शायद उनके लिए भी देखते हुए आज, क्योंकि आज क्रॉस द बोर्ड जो वकला की तरफ से बड़ी सख्त तकरीरें की हैं, उन्होंने जिस तरह 2007 के अंदर जुडिशल मूवमेंट शुरू की थी, उस तरह की कॉल भी दे दी है, और वो कह रहे हैं कि 17 को यहाँ कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास में तरमीम के लिए बुला लिया गया है। उन्होंने कहा है जी हम जो है अदालतों में तमाम वकला ब्लैक बैंड्स, काली पट्टियाँ पहन के जाएंगे। तो एक तनाव है, मगर ये गलत मौके पे है, और हुकूमत को कम अज़ कम अभी इस पे दाखिली मामलात पे, और ख़ास तौर पे जो मुतनाज़ा चीज़ें हैं, इससे इज्तनाब करना चाहिए था। कल क्या तुक बनती है पार्लियामेंट्री, भाई आप पहले अपने मेहमानों को डील करें, उनको घर भिजवा लें, और उसके बाद लड़ाई, उसके बाद जो आपने करना है वो आप करते रहें।
तो ये पहले कर देना एक मैं समझता हूँ बड़ा ही अफसोसनाक है कि सारा फोकस हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है कि ये SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम इसके ज़रिए दुनिया में अपना एक सॉफ्ट इमेज पेश कर सकते हैं। हम चीन को हमारे से सिक्योरिटी के मामलात पर जो तशवीश रही है, हमारे पास मौका है कि उनको उनकी तसल्ली तशफ़ी करें कि जनाब ये हमने उस पर कंट्रोल पा लिया है। रूस हमारे साथ तल्लुकात बढ़ाना चाहता है, इतना बड़ा डेलीगेशन लेके आया है, तो उनके साथ उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। ईरान की मीटिंग है और वो बड़ी अहम है क्योंकि वहाँ पे एक तनाव की सूरत हाल जारी है। बाकी सेंट्रल एशियन ममालिक के यहाँ पे से दूर आए हुए हैं, वज़ीर आज़म आए हुए हैं, वज़ीर आज़म ही ज़्यादा आए हैं जी, तो उनके साथ क्या तल्लुकात कैसे बढ़ना है, हमें उसके ऊपर कि हम उसको दिखाएं दी ब्राइट साइड ऑफ पाकिस्तान की बजाय तो हुकूमत एक नज़र आती है कि अपने दाखिली सियासी मफादात की वजह से वो अपना बुरा चेहरा दिखाने में आमिर साहब वो जल्दी पे तेल छिड़क रहे हैं। 25 तक का वक्त है उनके पास, वो कह रहे थे जी 25 तक, बिलावल भुट्टो का कहना 25 से पहले या 25 तक कोशिश है हमारी मंजूर हो जाए। लेकिन जो 17 तारीख आई है, कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि PTI ने जो अपना एहतजाज मौखर किया है हुकूमत को और उनके मामलात को सामने रखते हुए मुल्की मुफाद में, तो ऐसा ना हो कि फिर वर्कर को रोकना नामुमकिन हो जाए। ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं। PTI के बहुत उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और उनको ऐसा ही करना चाहिए था क्योंकि ऐसे वक्त पे कई दफ़ा मुल्क के मफाद को देखते हुए अपने दाखिली मामलात के ऊपर, हालांकि गवर्नमेंट ने कोई उनको रिलीफ नहीं दिया, उनकी जो उनकी मांगें थी वो बड़ी जायज़ थी कि उनको इंस्ट्रक्शंस लेनी दें अपने पार्टी के लीडर से और उनको अपनी पार्टी के लीडर की सेहत के मतलब तशवीश है वो दूर कर देने में एक बुनियादी इंसानी बात है, इसका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। मगर अच्छा है कि ये हुआ, मगर आगे कल का दिन जो है, कल की ये मेरे ख्याल अभी भी इनको मौखर कर देना चाहिए, SCO पे फोकस होना चाहिए ज़्यादा। बिल्कुल SCO की आपने बात की, एक और सवाल फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। आमिर साहब, SCO की आपने बात की है तो आज सदर ममलकत की तरफ से एक ज़ोहराना दिया गया था जिसमें चीनी वज़ीर आज़म को मदऊ किया गया था, उसमें आर्मी चीफ साहब की भी शिरकत थी और दीगर लोग भी शामिल थे। 2 शिकवे जो हैं वो चीनी वज़ीर आज़म की तरफ से आए। एक तो ये जो हम बार बार बात करते हैं कि CPEC के तहत जो चलने वाले मंसूबे हैं, उन्होंने कहा कि जितनी तेज़ रफ्तारी से होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे, इस पर उन्होंने जोर दिया। ये मैंने जिस तरह कहा कि ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और ये मौका है कि चीन के हमारे लिए सबसे अहम चीन है, हमारी इकनॉमिक उसके लिए भी हमारी बाउंड्री भी है, CPEC हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा, लाइफलाइन बन चुकी हुई है। तो ये जो 2-3 तशवीशें उन्हें हैं सिक्योरिटी के मामला, एक मौका है एक्सप्लेन करने का। दूसरा ऑफ कोर्स जो है उनकी तरफ से उसकी पेस जो थी CPEC की वो स्लो हो गई हुई है और लार्जली उसकी वजह से हमारी इक्तिसादी सूरत हाल और यहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम उसकी वजह से ही सिक्योरिटी का मसाइल हैं। तो ये एक मामला है जिसके अंदर से हमने उनकी पेमेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल रोकी हुई हैं, इसलिए हम कुछ चीज़ों में फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से ये इसरार बंद हो जाना चाहिए कि ML1 हम चाहते हैं, हम भाई कर्ज़ों के जाल में जकड़े हुए हैं, हम पिछले ही कर्ज़े नहीं दे पा रहे, तो वो हर दफ़ा रिलक्टेंट और उनकी रिलक्टेंस ठीक है और होनी भी नहीं चाहिए, हमें भी गौर करना बिल्कुल। अगर आपकी इजाज़त तो आमिर साहब इस वक्त अपने मेहमान को भी साथ शामिल करते हैं, तज्ज़ियाकार हैं डॉक्टर हुमा बकाई, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी डॉक्टर साहब, आप बड़ी गहरी नज़र इसके ऊपर रखती हैं, ये एक मल्टीलेटरल वो है और हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि SCO की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है और घूम फिर के है तो ये पूरा बहुत बड़ा फोरम, दुनिया की 30% ऑफ वर्ल्ड 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व, मगर घूम फिर के फोकस हमारा इंडिया पाकिस्तान का उधर चला जाता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी और क्या कोई आप देखती हैं कि इसके मामले में कोई थोड़ी सी आगे पेशरफ्त हो। देखिए जी, मैं तो इसको इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशंस के तनाजुर में देखना ही नहीं चाहती। SCO के अंदर और SCO के इर्द गिर्द बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं और हो सकती हैं, और जो इंडिया की आमद है यहाँ पर उनके फॉरेन मिनिस्टर की, ये बिल्कुल एक रेसिप्रोकल कॉन्स्ट्रक्ट है। आपको याद है गोवा में जब ये इसका सेशन हुआ था तो बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ ले गए थे,
बल्कि जयशंकर साहब ने उनसे थोड़ी सी बदकलामी की थी और हाथ मिलाने से भी इज्तनाब बढ़ता था, लेकिन हमारे यहाँ और प्रेस को और जो बयान दिया था बहुत ही बदतमीजाना था कि प्रमोटर ऑफ टेररिस्ट इंडस्ट्री और ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखिए ना, अगर इसको जरा ज्यादा फहम और सोच के साथ हम देखें तो जिस मुल्क को उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था, आज उसी की जमीन पर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में आप तशरीफ लाएं जो एंटी टेररिज्म के अरेंजमेंट पे काम कर रहा है और पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है। और उससे ज्यादा हसीबत की बात यह है कि बड़ी खबर तो एससीओ की है, लेकिन एक और पैरेलल खबर है जो कनाडा से बाहर आई है, और जहां स्टैब्लिश हुआ है इंडिया का किरदार खालिस्तान की लीडरशिप को एलिमिनेट करने में, और कनाडा ने उन्हें बाहर निकाला है इंडियन सफारतकारों को। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि ये इतना मसला गंभीर हो चुका था कि हो सकता था कि जयशंकर साहब तशरीफ ही ना लाते, और अभी भी इसमें अमेरिकन जो है वो भी इसमें बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज लोगों का ख्याल है कि अजीत देवल की सिंगापुर में कोई मुलाकात हुई है जहां उनके सामने वो तमाम प्रूफ रखे गए जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली इस बात की अक्कास है कि इंडिया और इंडियन काउंसलेट यानी इंडिया की जो सफारतकार है वो इन्वॉल्व थे फैसिलिटेशन में, खालिस्तान की लीडरशिप की एलिमिनेशन में। मेरा ख्याल है कि जितनी उंगली इंडिया पाकिस्तान पे उठाता है उससे बड़े सूरत हाल का इस वक्त उसको सामना है। तो मैं तो समझती हूँ कि ये कोई हमारे लिए तो अहमियत की बात ही नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। हमारे आपके साथ हमारी एक इंडियन जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन करना था, तो उनका ये आखिरी वक्त पे ये पैगाम आया कि इंडिया के अंदर इस वक्त एससीओ इशू नहीं है। ये जो कनाडा के साथ टिट फॉर टैट हो रहा है कि इंडिया ने भी उनके कायम मुकाम हाई कमिश्नर और 6 डिप्लोमेट को निकाल दिया है, सबसे बड़ी खबर वो बन गई है। दूसरा एक आप ये भी देखिए मतीन साहब, मैं आपसे गुजारिश करूं, आप लोग तो हर वक्त शोज करते हैं और हर वक्त सूरत हाल पे नजर रखते हैं, इसमें ये पूरा अपना एक जो इनके टॉप जर्नलिस्ट हैं उनको इस वक्त लेकर आए पाकिस्तान, और हमारा मीडिया उनको हाथों हाथ भी ले रहा है। कभी सोचे थे कि वो इनको लेके क्यों आए? वो इनको लेके इसलिए आए कि वो अपना नैरेटिव मीडिया में दे दें, यानी पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव और पाकिस्तान का वो ना जाए पर्सपेक्टिव, वो अपना एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे और उसको मीडिया में पुश करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमारा मीडिया, मुझे बिल्कुल बहुत मौदबाना गुजारिश है, इंडिया बिल्कुल इस तरह तशरीफ लाए जैसे और मेंबर्स तशरीफ लाए। हम उनकी भी अपनी इज्जत करते हैं क्योंकि वो हमारी जमीन पर है। हालांकि आप सही फरमा रही हैं कि गोवा के अंदर हमारे जर्नलिस्टों को उस तरीके से इजाज़त भी नहीं दी गई थी, और फिर वहाँ पे बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी बड़ा हॉस्टाइल क्वेश्चनिंग की गई थी। यहाँ मेरा नहीं ख्याल है कि जयशंकर साहब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तो करेंगे, दूसरा एक और भी गिला लोकल प्रेस में ये आ रहा है कि बरखा दत्त को उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से हुई, एक इंटरव्यू ऑफ सॉर्ट्स भी हुआ, उसमें 370 का मियां नवाज शरीफ साहब ने कश्मीर का कोई जिक्र ही नहीं किया। गुडी के मोदी साहब को आना चाहिए। देखिए, हम भी चाहते हैं इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो, लेकिन ताल्लुकात बेहतर होने की कुछ अवामिल होते हैं। एक तो कश्मीर की सूरत हाल मजीद मखदूश हुई है, वहां पर एक झूठ सच इलेक्शन हुआ है और उस झूठ सच इलेक्शन में भी मोदी बहुत बुरी तरह हारे और उनकी हुकूमत हारी है। लेकिन मैं आपके साथ ये भी आपसे के साथ साथ आपसे गुजारिश करूं कि ये पाकिस्तान को इंडिया की विजिट को सिर्फ उस पैराए में देखना चाहिए कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जो ग्लोबल साउथ के चैलेंजेस हैं, जो खित्ते के चैलेंजेस हैं, उसमें इंडिया को अपना हिस्सा डालना चाहिए, कुजा वो एंटी टेररिज्म हो, कुजा वो क्लाइमेट चेंज हो। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूं, इस वक्त एक पैरेलल कॉन्फ्लिक्ट है मिडल ईस्ट का, हम सबका दिल उस पर दुखता है। अभी वहां पे जो टॉक्सिक एस्केलेशन है कॉन्फ्लिक्ट की, उसको यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कह दिया सिकनिंग एस्केलेशन। इस बात पर इजराइल ने उनको पर्सन नॉन ग्रेटा यानी नापसंदीदा शख्स का गर्दान दिया। इसके हवाले से 104 कंट्रीज ने एक मसवदा पेश किया, उस पर 104 कंट्रीज ने अपनी दस्तखत की। वो तमाम ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं। जिस एक मुल्क ने दस्तखत नहीं की वो है इंडिया।
इस पूरे खित्ते में, ग्लोबल साउथ में जो एक मुल्क इजराइल के साथ खड़ा है वो है इंडिया। तो ये हमें थोड़ा सा अपनी कंटेक्चुअलाइज भी करना चाहिए कि इंडिया क्यों इजराइल के साथ खड़ा है। एक और तनाजुर ये भी, आपने खित्ते की बात की डॉक्टर साहब, एक और भी इसका तनाजुर ये है कि ये SCO भी एक खित्ते के ताउन के लिए है। सार्क जो है वो एक डिफंक्ट किस्म का इदारा बना दिया गया लार्जली बिकॉज ऑफ इंडिया के हमारे यहाँ वो नहीं आए, और ये इत्तेफाक नहीं है कि उनके अपने तमाम खित्ते में नेबर्स के साथ तनाव की सूरत हाल है कि बांग्लादेश बचा था उसके साथ भी अब वो तनाव शुरू हो चुका है। सो ये इत्तेफाक नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूं, देखिए सार्क तो दफन कर दिया इंडिया ने, सार्क का कोई अहमियत है, कोई उसका नाम भी नहीं लेता, इट्स अ डेड हॉर्स। लेकिन दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं साउथ में जो अहम है और बड़ी हैं और उनका माशी फुटप्रिंट है। एक है SCO और दूसरी है ब्रिक्स। ब्रिक्स में पाकिस्तान ने मार्च 2023 में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है और रशिया ने सितंबर में जब वो यहाँ उनका डेलीगेशन आया तो उसने वादा किया कि वो पाकिस्तान की मेंबरशिप को सपोर्ट करेगा। कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान की मेंबरशिप को वीटो करने के लिए तैयार बैठा है? वो इंडिया है जी। और ये तो ऐसी सूरत हाल में ब्रिक्स का पाकिस्तान में होना, पाकिस्तान को ब्रिक्स के पोटेंशियल को कुल्ली तौर पे इस्तेमाल करना, ये जो हम दूसरों से बात कर लेते हैं और अपनों से बात नहीं कर पाते कि पैराए से बाहर निकलना ज्यादा जरूरी है। जो इस वक्त कंसेंसस आ रहा है पाकिस्तान पे, मैं इससे पे बात भी खत्म करूंगी और आपसे इजाजत चाहूंगी। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को सियासत ने खराब नहीं किया, पाकिस्तान की सियासत ने मईशत को खराब किया। तो इसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत बहुत वेरी वेल सेड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपको टाइम देने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद थी। आमिर साहब आपकी इजाज़त तो एक ब्रेक ले लेते हैं अभी, एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है इसके ऊपर कुछ और भी तफसील के साथ डिबेट होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त लीगल मामलात के ऊपर आईनी तरमीम हो जाए, वकला तहरीक का मामला हो जाए, इस पे बात करने के लिए माहिर कानून फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब बेहद शुक्रिया। अभी आमिर साहब आप देख रहे थे कि कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि पीपल्स पार्टी और JUIFA में ये मामला तय पा गया। ये हमें तो कोशिश कर रहे थे कि SCO के ऊपर फोकस किया जाए और PTI के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये था कि जी ये एहतजाज ना करें, तो वो खुद वो तरमीम के लिए सारा कुछ जोर लग रहा है। आज भी मीटिंग जारी रही, कल अभी SCO कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं हुई है, उन्होंने इजलास भी बुलवा लिया है। अभी ये खबर पहले आई थी कि नहीं इत्तफाक हुआ, अब ये चलवाई जा रही है ज़राए के ज़रिए कि जी इत्तफाक हो गया है। क्या कहेंगे फैसल आप? मेरे ख्याल में जो आपकी खबर चल रही है उसमें तो सिर्फ यही है कि 26वीं तरमीम जो है इत्तेफाक के राय से मंजूर की जाएगी। देखिए इसमें बड़ा सिंपल सा इशू है कि कॉम्प्लिकेशन तो आमिर साहब है नहीं। अगर तो काजी फाइल वीसा स्पेसिफिक तरमीम नहीं हुई तो फिर नून लीग की कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही नून लीग को लाने वालों की कोई दिलचस्पी होगी, क्योंकि उसके बाद जो है ये जो बेंच वाला मामला ये UI की तरफ से दिया गया है, इस पे तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो आए रोज़ एक बात को ड्रमबीट करते रहते हैं कि जी वो मंसूर शाह पता नहीं ऑडिट करेंगे और इलेक्शन खुल जाएगा। यही खतरा है उनको। हाउस ऑफ कार्ड्स है वो 3 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है, जिसमें 2 पिलर्स जो हैं वो चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर है। अगर इनमें से एक भी राइट लेफ्ट हुआ तो ये हाउस ऑफ कार्ड्स जो है क्लैप्स करेगा, क्योंकि ये जिन बुनियादों पे खड़ा हुआ है वो कोई आईनी और कानूनी और जेन्युइन नहीं है। तो ये एक फसाड है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। ख्वाजा आसिफ ने सो मेनी वर्ड कहा कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फिर ये लज्जत बेगुनाह होगी। इस तरह की तरमीम उसका फायदा क्या है? जी हाँ। और अभी इसमें देखिए JUI का जो है वो मौलाना साहब का कमाल तो है ना कि वो इतनी सबसे मुख्तसर जमात है, थोड़ी सी सीटें हैं, लेकिन उन्होंने तमाम जो सियासत का मरकज वो बने हैं और अपनी एक पॉलिटिकल विजडम के साथ, एक्यूमेन के साथ उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक वो जो 8 फरवरी को इररिलेवेंट हुए तो अब मोस्ट रेलिवेंट शख्सियत और पार्टी तो वो बन गए हैं। तो अभी आई थिंक PTI के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है और अगर
माइनस काजी फायज ईसा कोई बात होती है तो उस पर जो पीटीआई है उसका रिएक्शन शायद डिफरेंट हो जाएगा, और उसमें चीजें कैसी फिर आती हैं सामने, ज़ाहिर है जब तक हतमी ड्राफ्ट सामने नहीं आता तब तक कोई पता नहीं चलेगा। और अभी मैं किसी और चैनल पे अब्दुल्ला साहब का, हाफिज अब्दुल्ला साहब का भी सुन रहा था, तो 25 तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी की दिलचस्पी है। और फैसल मगर ये कुछ लोगों के लिए ये फायज ईसा साहब के को जो है एक्सटेंशन देने का मसला है, मगर पीपल्स पार्टी के अंदर और नून लीग के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि जिनका इस तरह माइल नज़र आते हैं कि किस तरह कंट्रोल करना है अदालतों को, तो उनको जो है और भी जब खुद एग्जेक्टिव ने लगाना है चीफ जस्टिस जो है और मुख्तलिफ उसको सुप्रीम कोर्ट से आईनी अदालत को अलहदा करना है, तो फिर उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मिल सकते हैं। तो मसला सिर्फ उनकी शख्सियत पे नहीं है, असूलों का नहीं है। देखिए बात यह है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की असूलों पे सियासत इस वक्त नहीं हो रही, ये तो हम सबको वाज़ेह है, वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की सियासत कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने मामलात को हैंडल किया है ये अनफॉर्चुनेट है कि पीपल्स पार्टी के जो बानी हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने एक मुश्तरका आइन दिया, लेकिन अभी उन्हीं की जो औलाद है हाकिम ज़रदारी साहब के ग्रैंडसन जो हैं वो उसको तबाह करने पे वो पेश है। तो ये इसमें आज आपने कराची में लॉयर्स कन्वेंशन हुआ है, ये हमारे लॉयर्स कन्वेंशन का कोई 5वां इज्तिमा है जिसमें इन आईनी तरामीम को रिजेक्ट किया गया है। और इसमें मैं आपको अर्ज करूं कि अगर ये किसी किस्म का एडवेंचर भी हुकूमत की तरफ से हुआ, हुकूमत ने लोटागर्दी करनी है, सिंध हाउस से एक मंडियों का सिलसिला, सियासी मंडियां लगाने का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अब तक जारी है, लेकिन इसको वकला नहीं तस्लीम करेंगे। ये बाय हुक और बाय क्रुक अगर करवा भी लेते हैं तो इसके बाद जो है ये रिएक्शन आएगा, बहुत शदीद किस्म का रिएक्शन आएगा, क्योंकि आपने ये भी नोट किया होगा कि जो इस वक्त हुकूमत का ग्रुप है उसके लोग जो हैं वो भी टूट के जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बारों में इलेक्शन हैं और जो यंग लॉयर्स हैं वो इन तरामीम के बिल्कुल हक में नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारे जो हमारा प्रोफेशन है सबसे बढ़ के उसके ऊपर एक हमला है। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को जो है वो बिल्कुल ही इस तरह से जैसे समझें आप कि कोई सेक्रेटरी इंटीरियर या कोई सेक्रेटरी लगाना का ये एक इस तरह से तो अदालतें आमिर साहब नहीं चल सकती ना जिस तरह से ये लगाना चाहते हैं। अगर आप अदालतें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपको सजाद अली शाह के इंसिडेंट्स में याद है, जब आपको पता है कि इंट्रीग्स होती थी और फिर सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है वो उसको 9वीं तरमीम जो 18वीं तरमीम है 2009 में वो लाया गया और उसके बाद उसके ऊपर अमल भी किया गया। अनफॉर्चुनेट बात इस वक्त मस्ट से कि जो मंसूर अली शाह साहब और याया अफरीदी साहब हैं उन्होंने जब ये लाहौर की चीफ जस्टिस लगाने के ऊपर वो जो एक वोट दिया जूनियर जज को, वो उन्होंने अपने सीनियरिटी के उस प्रिंसिपल से इनहराफ किया, वो नहीं होना चाहिए था और जो सीनियर मोस्ट जज है उसी को लगना चाहिए था, क्योंकि एक कन्वेंशन जो है वो जारी थी सुप्रीम कोर्ट के लिए तो आईनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन लाहौर जो हाई कोर्ट के जजेस जो सीनियर मोस्ट है वही लगते थे। तो ये अनफॉर्चुनेट बात एक हुई है। अभी मौलाना अगर जो है फॉर एग्जांपल अभी तक तो वो ये कह रहे हैं कि आईनी बेंच अगर बन जाए तो कोई हमें एतराज़ नहीं होगा, अलहदा आईनी अदालत के लिए नहीं है, मगर फ़र्ज़ करें अगर वो इसके लिए मान जाते हैं और वो कहते हैं कि ये माइनस फायज ईसा होगा तो फिर उसकी क्या कबूलियत है? देखिए अगर जो वकला जो है वो किसी किस्म की एक्सटेंशन के हक में नहीं होते, चाहे वो अस्करी अदारों में हो या जुडिशल अदारों में हो या किसी और तरीके से हो, वकला का एक फर्म स्टांस ये है कि हम एक्सटेंशन के हक में नहीं है। तो इन बातों पे वकला बहुत मोतरद है। आपने भी अभी वकला के वाले से एक लफ्ज़ शायद पता नहीं वो हमारे वकला जो कह दिया वो अभी तो क्रॉस द बोर्ड तकरीबन तमाम ही जो मुख्तलिफ
सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले वकुला सारे ही इकट्ठे नज़र आए और आज की टोन जो थी वो बड़ी ज़्यादा एग्रेसिव थी उनकी, मगर वो नज़र नहीं आ रहा कि ये हुकूमती पार्टियों को ये उनकी नज़र आ रही है कि वकुला का क्या रिएक्शन आ रहा है कि वर्चुअली वो 2007 की मूवमेंट जैसी उन्होंने कॉल दे दिया है कि 2017 को जब आप करेंगे इजलास बुलाया हुआ है उन्होंने पार्लियामान के दोनों हाउसेस का, तो हम भी अदालतों के अंदर ब्लैक बैंड के साथ जाएंगे। व्हाट नेक्स्ट? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं आमिर साहब, हमारा जो सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर ये स्टांस है, हम जो हैं ये स्टांस जमहूरियत के लिए, अदलिया के लिए और लीगल प्रोफेशन के लिए, लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो अपने, हमारा जो पार्टी होती है वो बार है, बार में सियासी मामला जो जमाते हैं उनकी हम इंटरफेरेंस जो है वो ज्यादा नहीं होने देते हैं। ये अलग बात है कि कुछ पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का ग्रुप डेमोक्रेट बन के फिर रही है, इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जो सदर हैं वो भी डेमोक्रेट बन के फिर रहे हैं, जो कि अब उनका हमारा कुछ हफ्तों बाद इलेक्शन भी है। तो ये अपने जाने से पहले पता नहीं किस पर अपनी कौन सी नौकरियां पकड़ी करना चाह रहे हैं, वकला की नुमाइंदगी ये नहीं कर रहे हैं और 180 डिग्री आम वकील और ये पाकिस्तान बार काउंसिल के जो करता धरता है और सुप्रीम कोर्ट बार के करता धरता है उनकी आरा में बहुत ज्यादा फर्क है। इसीलिए आप देखते हैं कि मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले वकीला जो है वो इस बात पे, इस एक स्टांस के ऊपर वो इकट्ठे हैं और ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये इदारे का मसला है और इदारा जो है सुप्रीम कोर्ट और अदलिया जो है वो वकला ज़ाहिर है उससे नथी है। एक और मैं चाहूँगा कि हमारे पास महदूद वक्त है कि बहुत बड़ी एक जो इशू आज सारा दिन चलता रहा वो इमरान खान से जो मुलाकात वाली जो वादा किया गया था और जो पीटीआई को तशवीश है जिसमें कि उनकी अब X5 जमीमा खान का भी आज बड़ी सख्त ट्वीट्स आई हुई हैं, तो ये मुतजाद एक ख़बरें आ रही थी कि गौहर खान का आ गया कि जी 2 डॉक्टर मिले हैं और उनकी तसल्ली हो गई है कि वो ठीक ठाक हैं, जबकि उनकी हमशीरा टीवी पे आई हुई थी 2-3 चैनल्स में, वो कह रही थी कि नहीं जो डॉक्टर्स मिले हैं वो हमारे डॉक्टर्स नहीं हैं, वो हुकूमत के सरकारी डॉक्टर्स हैं और हमें उन पे हम एतमाद नहीं करते। तो आपके पास क्या इत्तला है, लेटेस्ट क्या है, आपकी तसल्ली हो गई है, नहीं हुई, मुलाकात हुई है डॉक्टर आसिम की जो कि शायद आपके डॉक्टर हैं उनकी कि नहीं? ये मेरी बात हुई है अपना नौरीन बीबी से भी और उनसे मैंने ये डिस्कस किया है। ऑब्वियसली हम कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं अगर जो डॉक्टर्स आए हैं, सरकारी डॉक्टर्स आए हैं और उसके साथ जो है वो डॉक्टर आसिम को नहीं जाने दिया गया और डॉक्टर आसिम के अलावा जो है मैंने तो ये तजवीज़ दी थी कि अब नौरीन न्याजी साहबा को जब भी साथ में ज़ाहिर वो फैमिली है, कंसर्न तो आमिर साहब फैमिली का है ना, उनका सेटिस्फाई होना जरूरी है। जो प्रॉब्लम इस वक्त मुझे नजर आ रहा है और मैंने गौर साहब से बात भी करने की कोशिश की है, अभी तक मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका, कोहेरेंस नहीं है पार्टी के अंदर और एक कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है, हम मुख्तलिफ लोग हैं वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, इससे जो है ये एक अच्छा मैसेज भी नहीं जाता है। तो इस वक्त जो नौरीन न्याजी साहब का जो मौकफ है वो सारी पीटीआई का मौकफ वही है और वो ये हम सेटिस्फाइड नहीं है कि जब तक वो उनसे मुलाकात, देखिए ना 3 अक्टूबर को जब हमारी उनसे लास्ट मुलाकात हुई तो खान साहब को एक उन्होंने खर्चा जाहिर किया, टेनेटिस एक बीमारी होती है जो कान में वीजिंग होती है या वो उसकी होता है और दूसरा उनके दांतों में भी दर्द था और उनको सॉलिटरी में तो रखा हुआ है, यानी डेथ सेल में उनका जो खिलाफे कानून जो है वो एक अपर क्लास अंडर ट्रायल प्रिजनर है, वो कॉन्विक्ट नहीं है, ये इसमें फर्क होता है। तो उनको वहां पे जो डॉक्टर आसिम की मुलाकात हुई है या नहीं हुई, क्योंकि उमैर न्याजी कह रहे थे कि हो गई है। देखिए उमैर न्याजी को तो ऑब्वियसली उमैर न्याजी जवाब दे गए ना इस बात का, अभी तक जो पार्टी की जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कोई हतमी बात नहीं आई है। पार्टी के चेयरमैन आमिर साहब, अभी से तकरीबन 10 मिनट पहले सलमान अकरम राजा साहब का भी ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर आसिम मेरी दरखास्त पे बैरून मुल्क से वापस आए थे, आज वो घंटों अडयाला जेल के बाहर खड़े रहे हैं लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। ये सलमान अकरम राजा साहब का भी अभी से 10 मिनट गौहर खान का फिर समझ नहीं आता कि उन्होंने ट्वीट इतनी कि जी हमारी तसल्ली हो गई है, मुलाकात हो गई है, उनकी सेहत ठीक है, वो चेयरमैन है, बहरहाल किसकी माने हम? बिल्कुल सही बात है, ये देखिए बड़ा कंफ्यूजन है, मुझे बतौर वकील भी
इन बातों की समझ नहीं आ रही कि ये जो सियासतदान हैं ये आपस में या तो कोऑर्डिनेट नहीं करते। सबसे पहली बात तो ये है कि फैमिली से बात करनी चाहिए थी, उनको एतमाद में लेके फिर कोई स्टेटमेंट इशू करना चाहिए था। विदाउट फैमिली को ये नौरीन भी बाहर है, बाकी मेरी अलीमा खान से, उज़मा खान से, मैं उनका वकील हूँ, मैं जेलम में वो है। हमने पूरी ट्राई की है कि उनको कम से कम खाना, कम से कम जो उनकी दवाइयाँ या उनसे वही अगर मुलाकात नहीं होने दे रहे तो वही हो जाए। हम दर लॉयर, मेरी एक्सेस उन तक जो है वो नहीं होने दी जा रही, खान साहब तक एक्सेस नहीं होने दी जा रही। हमें कुछ पता नहीं है कि वो इस वक्त क्या चल रहा है, वो किस हालात में है। पूरी फैमिली जो है वो बिहाइंड द बार जो है, सिर्फ एक नौरीन भी बाहर है, उनकी भी एक्सेस नहीं है। मैंने तो ये भी कहा था कि आप चले, हमें नहीं जाने देते। हमने उस दिन अदालत में भी कहा था और अदालत से भी मैं बहुत मायूस हूँ। अदालतों का रवैया बिल्कुल ही जो है वो ऐसा है जैसे वो हम श्रीनगर की अदालतों में है या हम मकबूजा कश्मीर की अदालतों में है। यानी एक इंतजार समझौता जो है, हमारा वो भाई है, वकील है, वो अगवा हो गया। 18 तारीख तक चीफ जस्टिस साहब ने हमसे एग्री करके कि मैं तफसीली ऑर्डर करूंगा, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया। अगले दिन हमें ये भी नहीं पता, ना पुलिस जवाब दे रही है, ना अदालतें जवाब दे रही हैं। इसी तरह से फैमिली की मुलाकात पे पाबंदी लगाई गई है मुकम्मल तौर के ऊपर, किसी तक एक्सेस नहीं दी जा रही, ना खवातीन तक एक्सेस दी जा रही है। और आज अब जो उज़मा बीबी के हस्बैंड है अब्दुल्ला खान साहब और अलीमा बीबी के हस्बैंड सुहेल खान साहब, वो जेलम गए हैं, उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई और नौरीन बीबी की भी मुलाकात। तो ये जो पर्दादारी है, इसके पीछे ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो पुरस्कार चीजें हैं। अब मैं कैसे कह दूं कि जब तक मैं खान साहब को मिलूं नहीं, देखूं नहीं, तो मैं कैसे उनकी सेहत के बारे में कोई बात कर सकता हूँ? मैं तो नहीं कर सकता। हम समझते हैं कि पीटीआई ने एक बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करवाया कि तमाम प्रोवोकेशन के बावजूद जो है कोई ये झूठे वादे करने और मुलाकातों के ये लारे के बावजूद जो है एससीओ पे आज बड़ा पुरसकून गुजर गया और कल भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी जिम्मेदारी ही दिखाई जाएगी। मैं दूसरी तरफ से वो आज भी मुलाकातें जारी थी, कल 3 बजे भी उन्होंने आईनी तरमीम के ऊपर काम शुरू कर दिया। वो इंतज़ार नहीं कर रहे एससीओ का, तो आपका कल तो उम्मीद है आप भी नहीं करेंगे, मगर उसके बाद क्या अब लायामल है कोई पार्टी की लीडरशिप का? इतनी मुतज़ाद जो खबरें आती हैं तो वो क्या किधर जा रही हैं, क्या करना है आपने? आमिर साहब, अभी तक तो जितने आप कंफ्यूज हैं उतने हम कंफ्यूज हैं। हमें कोई पता नहीं है कि ये क्या स्ट्रेटजी है, क्या मामलात है लीडरशिप की उतनी कंफ्यूज है, क्यों कम्युनिकेशन गैप है, क्यों क्या मजबूरियां हैं या क्या वजूहात हैं। क्लियरली 2 कैंप्स हैं, वो हॉक्स एंड डव्स तो नहीं कहते। एक वो जिद्दोजहद कर रहा है, दूसरा मसलिहत कर रहा है। वो नाम भी बड़े क्लियर है। ठीक, इशू बात यह है कि जो तो यहाँ पे मौजूद नहीं है वो तो चले, वो तो हॉक्स बने हुए हैं। देखिए, बिल्कुल एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से जो लोग ग्राउंड में हैं, अगर तो वो ग्राउंड में नहीं आते तो यहाँ पे मौजूद है, जाहिर है उन्हीं को देख के लोग वर्कर्स निकलेंगे। वर्कर्स जो हैं इस वक्त वो गुस्से में भी हैं और एक मुसलसल तनकीद आपने देखी है सोशल मीडिया पे हो भी रही है। लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि इसको एड्रेस करने के लिए जो एक कोहेरेंस चाहिए होती है वो नहीं है। कम्युनिकेशन का गैप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक राब्ता साजी का फुकदान है जिसकी वजह से बड़े जो है वो कंफ्यूज मैसेजेस आ रहे हैं ऑन ग्राउंड पे और हमें नहीं पता क्या। लेट्स होप के जो है ना ये कम से कम हमें पता चल जाए कि आप क्या कर रहे हैं। कल का दिन मगर अच्छे तरीके से गुजर जाए क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है एससीओ की और ये हो जाए तो उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। अगर आप तक इतला आए तो प्लीज़ हमें भी पहुंचा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया फैसल चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आखिरी 3 मिनट आमिर साहब मेरे पास बचे हैं, लेकिन मैं उससे एक अहम इंटरव्यू के हवाले से बात हमारी अधूरी रह गई थी। वो एससीओ के हवाले से जो बरखदत इंडियन सहाफ़ी पाकिस्तान के अंदर आएंगे, लाहौर के अंदर उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। सबको इंतजार था शायद नवाज शरीफ साहब कश्मीर के हवाले से को बात करेंगे, लेकिन हमारी बदकिस्मती है उन्होंने कश्मीर पर कोई बात नहीं किया, बल्कि मोदी साहब। मैं उन लोगों में से हूँ जो कि हमेशा पीसनिक मैं अपने आप को कहलवाना पसंद करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि ये इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, मगर उसका एक तनाजुर ये ऐसा बन गया है कि ये ताली जो है दोनों हाथों से बजती है और ये बाइज़्ज़त तरीका होना चाहिए उनकी तरफ से। कोई मैंने कहा वो बिल्कुल यहाँ आए तो ज़रूर हैं और मगर क्योंकि कोई वो उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आ रही तो नवाज शरीफ साहब बहरहाल 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं और वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के बड़े भाई हैं, तो उनका जो कहा सुना जो है
वो हुकूमत का ही कहा सुना माना जाता है। तो इंटरव्यू में कोई हर्ज नहीं था, अच्छी बातें भी करनी चाहिए थी कि जी वो मोदी साहब का एक किस्म का तरलाई वाली बात हो गई कि वो भी आ जाते तो बहुत अच्छी बात थी। मोदी साहब ही आ जाते नहीं, वो तो अच्छी बात है, मगर साथ में अगर हल्का सा जिक्र कर देते, क्योंकि कश्मीर के अंदर लोगों को बड़ी ये इस तरह की इन चीज़ों पे देखा जाता है। पहले भी जो मुशर्रफ के दौर में बड़ी अच्छी बात थी कि हम आगरे के अंदर जो है इंडिया से सुलह करना चाह रहे थे, मगर कश्मीरियों का उस वक्त भी गिला था कि उनसे पूछा ही नहीं गया था कि उनकी मुतल्लिक जो सुलह हम करने जा रहे थे, उन्होंने कहा जी हमें भी पार्टी बना लें, हम जो है उनकी निगाहें इस तरफ होती हैं। सो इंटरव्यू देखे जाते हैं यहाँ पे, तो जिक्र कर देने से कि हम इज्तनाब कर रहे हैं। अभी ये देखना है कि उनकी तरफ से अभी कोई ऐसी अभी स्टेटमेंट नहीं आई, मगर कल का दिन देखा है, अगर वहाँ से कोई हार्श बयान आ जाता है इंडिया की तरफ से ऐसे मौके पे उनके वज़ीर ख़ारजा जो कि काफ़ी हॉकिश हैं, तो फिर ये ज़्यादा इस पे सवाल आएगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी अगर जिक्र कश्मीर का कर देते तो क्या हर्ज था। मैं वैसे आपसे एक छोटा सा इख्तलाफ करूंगी आमिर साहब, आप ये ना कहें कि हल्का सा जिक्र कर देते। नवाज शरीफ साहब खुद को कश्मीरी कहते हैं और कश्मीरी कहलाना पसंद भी करते हैं, तो कश्मीर के लिए भरपूर आवाज़ भी उठानी चाहिए। कश्मीर का लिए सिर्फ कश्मीरी होना ही ज़रूरी नहीं है, ये पाकिस्तान सारों का, सारे पाकिस्तान का जो है कश्मीर से बहरहाल एक हमारी हर किस्म की एक रूहानी, एक जज्बाती, सियासी, अखलाकी, कानूनी, इंटरनेशनल आईनी भी नहीं जो है यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं, तो एक इतना ज़्यादा एक होलिस्टिक किस्म का एक ताल्लुक है कि जिसके बाद बिल्कुल वो जब नहीं बात की जाती है और वो इंटरव्यू भी दे देते हैं, वरना एक होता था कि अगर वैसे ही आप मुलाकात होगी वो अपने ज़राए से कह देती तो और है, आप फॉर्मल एक इंटरव्यू भी दे देते हैं हाँ। और उसके बाद वो एक बड़ी वो हैप्पी एंडिंग हो जाती है, हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है और कोई जो है ना उसका कोई नतीजा भी नहीं निकलता। चलिए वक्त भी ख़त्म हो गया है, नज़र रखे रहेंगे कि क्या मज़ीद अपडेट्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से हमारे सामने आती हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।